ये मैं आपको इस वक्त प्रेजेंट करने लगा हूँ क्वेश्चन पेपर। जी, आपको नजर आ रहा होगा ये सॉल्यूशन है। जो 2016 का पेपर आपको मैंने दिया था ना, उसका सॉल्यूशन आपके सामने सब मौजूद है। तो इस पेपर में जो पहला सवाल था उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते। अगर कोई चाहता है तो फिर बाद में इसको देख लेंगे, पहले इस फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं देखते। बाकी सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल था मिक्सचर प्लेस इन अ फ्लास्क हैविंग 6 ml सिलिका जेल and 40 ml of a solvent containing 100 milligram of non-volatile compound and so on। पूरा सवाल आपके पास मौजूद है क्वेश्चन पेपर में। जो कैलकुलेट करना था वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना था। तो इस सवाल में बहुत सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मामला है कि जो आपने कैलकुलेट करना है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो ये के है। तो ये के है और इस के की वैल्यू जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स, यानी जो मोल्स मौजूद हैं स्टेशनरी फेस पर और जो मोल्स मौजूद हैं मोबाइल फेस पर, उनका रेशो था। तो हमें जो है ये मालूम करना था कि ये रेशो किस तरह से जो है रहेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, अब मोल्स मालूम करने हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर इल्यूवेंट का 40 ml बताया गया है और इसी तरह हमें 6 ml सिलिका जेल का बताया गया और 100 मिलीग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है। जो यानी नॉन वोलेटाइल लिखने का मकसद ये है कि ये एवापोरेट नहीं हो रहा। तो जो 40 ml एलिमेंट है उसके अंदर हमने ये जो मोल्स निकाले हैं कंपाउंड के, तो ये हमने कैलकुलेट किया डाइल्यूशन फैक्टर से, क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर लिया, वो डाइल्यूट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, ये यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 10। तो ये आपका आ गया कुल 48 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड। और 100 में से 48 मिलीग्राम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके होंगे, वो सॉल्व उसके होंगे आपके सोल्यूशन के 52। तो लिहाजा हमने 52 को 6 से डिवाइड किया, 48 को 40 से डिवाइड किया, उनके अपने रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से। और फिर हमारे पास जनाब ये डेटा आ गया के का। ठीक। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल जो था वो ये है कि स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ पूल्ड ह्यूमन ब्लड सीरम कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एल्बुमिन पर लीटर। एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर 10 ग्राम एल्बुमिन है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर और 4 लेबोरेटरी इनको टेस्ट कर रही हैं। तो डेटा ये जो सवाल था, ये शायद आप लोगों को हमने कंपेयर तो खास नहीं करवाया इस डेटा में। लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, परसेंट रिलेटिव एरर टू चेक एक्यूरेसी और वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन टू चेक प्रिसिशन। यानी हमने इन चारों लैब्स के, यानी वो देखना होगा कि इनका क्या क्या यानी इनकी एक्यूरेसी क्या आ रही है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, बस ये देखना है। ट्रू वैल्यू हमें दी हुई है 10 ग्राम पर लीटर। अब ट्रू वैल्यू को देखकर, ऐसी मतलब ये डेटा की शक्ल में है ना, तो हमें अंदाजा इस तरह देखकर नहीं होता। तो हम क्या करें, ए के लिए भी जो है वो एवरेज निकाल लें और बी के लिए भी एवरेज निकाल लें, सी के लिए भी और डी के लिए भी। तो खाली अगर हम चारों का एवरेज भी निकाल लें ना, तो जो एवरेज ज्यादा करीब होगा तो हम कह देंगे जी एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, देख के भी बता सकते हैं अंदाजन। लेकिन जो है वो अगर आप बाकायदा स्टैटिस्टिकली करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकली करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, दूसरा जो है यानी आप कोई बेसिस ले लें स्टैटिस्टिकल कि हम जो है टी वैल्यू से कर लें, यानी हम ये समझ लें कि जितना हम इसको एरर समझते हैं। ठीक है। दूसरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का मामला था, तो इन सब की आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें। ये मैंने पूरा सोल्यूशन नहीं दिखाया, खाली आखिरी के टेबल में रिजल्ट बता दिया है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो सही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सवाल दुरुस्त माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपल सवाल था, जस्ट आपको सबका एवरेज मालूम करना है और अगर बहुत इसको फाइन करना चाहें तो इसका रिलेटिव एरर निकाल लें, उससे भी एक्यूरेसी का अंदाजा हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी अंदाजा हो जाता है, या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो भी।
जी जनाब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा कनेक्शन थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आइंदा सवालात पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एरर। तो ये एरर लिख दिए गए हैं कि कैसे ने काम किया और वे किया लेकिन भूल गया नोट करना वेट। अब जाहिर सी बात है, वेट नोट करना ही भूल गया तो इसका मतलब है रिजल्ट नहीं आ सकता, तो ग्रॉस एरर कहलाएगा। और एनालिस्ट वाज टेकिंग ब्यूरेट रीडिंग बाय ऑब्जर्विंग अपर मेनिस्कस ऑफ ब्यूरेट सॉल्यूशन। अब हर दफा वो अपर मेनिस्कस ले रहा है तो ये सिस्टमैटिक एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है। और एक एनालिस्ट जो है वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, कभी कुछ, तो ये पर्सनल एरर कहला सकता है। इसको रैंडम एरर भी आप कह देंगे तो बात दुरुस्त मान ली जाएगी। स्लोनेस, इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ और रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ पा रहा। यानी आप टोटल आपका एनालाइट जो है वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आप कोई कलर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो कलर नहीं शो कर रहा, तो वो मेथड का एरर कहलाएगा। इसको आप अगर आप सिस्टमैटिक एरर कह दें तो भी बात दुरुस्त मानी जा सकती है। मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। और डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट एट वेरी लो कंसंट्रेशन में कॉज रैंडम एरर। जी, यानी अगर आप ट्रेस लेवल लो कंसंट्रेशन में काम कर रहे हो तो अक्सर रैंडम एरर ही ज्यादा तंग करते हैं, सिस्टमैटिक एरर इतना तंग नहीं करते। उसके बाद ये मैच करना था आपको, तो ये मोबाइल फेज लिक्विड है, स्टेशनरी फेज लिक्विड है, तो ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। सिंपल है और ये आप पहचान सकते हैं। वैसे इसमें आयन एक्सचेंज का था, इसमें हम आमतौर से रेजिन कहते हैं स्टेशनरी फेज को, स्टेशनरी फेज भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई होगी। और अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है गालिबन। जी, तो द फॉलोइंग मोलैरिटीज कैलकुलेट की गई हैं ये रेप्लिकेट एनालिसिस में, और 95% सर्टेनिटी के साथ। अब ये पूछा गया है कि हमें फॉर्मूला कॉन्फिडेंस लिमिट का मालूम करना है बेसिकली। यानी इसमें हम जो रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं ना, आमतौर से तो एवरेज रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें एवरेज रिपोर्ट नहीं करना, लिमिट रिपोर्ट करनी, जैसे कि लेक्चर्स में बात आई थी। तो उसका एवरेज हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे प्लस टी एस ओवर अंडर रूट एन, और टी की वैल्यू हम 95% से निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविजन भी कैलकुलेट करेंगे और एन भी यहाँ रखेंगे, तो पॉइंट ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ डिफरेंशिएशन के सवाल थे, वो थ्योरेटिकल है इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं करते, वो आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा आपको जरूरत पड़ी तो। क्वेश्चन नंबर 8 में दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, 10,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स बताई गई और दो इसके रिटेंशन टाइम दिए गए उनके अलग अलग। तो पीक विड्थ बट पूछी गई ए और बी की, तो ये जो थ्योरेटिकल प्लेट का फॉर्मूला है इससे पीक विड्थ आसानी से निकाल सकती है। दोनों के आप रिटेंशन टाइम रख दें, थ्योरेटिकल प्लेट तो मौजूद ही है, तो दोनों की हाफ विड्थ आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, ये मालूम की गई है। इसके अलावा पीक वन फॉर ए है और उसका टाइम रिटेंशन टाइम 0.12 है और दूसरे का जो टाइम है वो 0.25 है। तो फिर ये बताइए कि रेजोल्यूशन क्या होगी। तो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, तो इससे फॉर्मूले से 15 आया। तो और ये 15 का मतलब क्या हुआ कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है। और ये फॉर्मूला आपको थ्योरी में बताया जा चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं खाली फॉर्मूला बताऊं और आपको सिखाऊं। इसी तरह एसिमेट्री का भी मामला आपको दिखाया जा चुका था, रेशो होता है और इस रेशो को जब हम इवेलुएट करते हैं तो पीक विड्थ की रेशो को, हाफ विड्थ की जो रेशोज आती हैं, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि पीक ए जो है वो उसमें फ्रंटिंग एसिमेट्री है और पीक बी का टेलिंग एसिमेट्री है। ये रेशो आप मालूम करेंगे तो ये वैल्यूज एक की 1 से कम आएगी और बी की 1 से ज्यादा आ रही होगी। अच्छा जी, अगला सवाल जो था वो क्यू टेस्ट से करना था। और क्यू टेस्ट सिंपल है, पूरा डेटा है, उस डेटा में से जो सस्पेक्टेड वैल्यू है उस सस्पेक्टेड वैल्यू पर आप अप्लाई करेंगे जो है वो क्यू टेस्ट, तो उसमें से माइनस करेंगे नियरेस्ट वैल्यू, डिवाइड करेंगे टोटल रेंज से, और फिर उसको क्यू टेबल में देखें। क्यू टेबल मैंने आपको मुहैया किया है, जो आपको दूसरा क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं। अ, अब हम अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक, मैं जरा सा अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली अभी भी चली गई है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पेपर 2017 वाला
आपके सामने ले आते हैं, फिर इसका सोल्यूशन, बल्कि सोल्यूशन ही मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा। तो ये मैं अभी ढूंढने लगा हूँ। जी जनाब, ये जनाब क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पेपर है और साथ उसका सोल्यूशन भी है। तो ये आपको फिगर नजर आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये बहुत आसान फिगर है। ये ग्राफ है और ये जगह ट्रू वैल्यू की शो की जा रही है। तो इस ट्रू वैल्यू में आपको 1 2 3 4 केसेस है, और पहला सवाल पूछा इज विच इज और आर, यानी इसमें से कौन सा एक या से ज्यादा जो है एक्यूरेट है 1 2 3 4 में से। तो इसका जवाब 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि उनका एवरेज जो आ रहा है वो बिल्कुल यानी मिड पॉइंट पर आ रहा है, उस पर यानी ट्रू वैल्यू पे आ रहा है, इसलिए 1 एंड 2 है। ये आप देखें, इन दोनों के जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं वो ट्रू वैल्यू पे मिल रही हैं इन दोनों की। ठीक है। और दूसरा इसके बाद जो सवाल है बी, विच इज और आर प्रिसाइज। तो प्रिसाइज होता है जो बिल्कुल करीब करीब डेटा हो। तो नंबर 1 का डेटा और नंबर 3 का डेटा बहुत क्लोज है, लिहाजा 1 एंड 3। और उसके बाद पूछा विच वन इज नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। तो इनमें से कौन प्रिसाइज है और कौन एक्यूरेट नहीं है। ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। ठीक है। तो फोर्थ वन है। ठीक है, ये ना प्रिसाइज है कि बहुत ब्रॉड है इसका डेटा जो प्लॉट किया गया, और ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है बाकी सबके मुकाबले में। इसके अलावा विच वन इज द मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, कौन बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट है। तो नंबर 1 है, क्योंकि ये प्रिसीशन भी इसका अच्छा है और ये बिल्कुल इसका जो मिड पॉइंट है, एवरेज लाइन आएगी, मीन आएगा, वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू पे मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है। 2 3 हम बाद में देख लेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन थे शायद। तो नंबर 4 में ये पूछा गया कि इसमें से बताइए कि 1 और 1.5 में से जो है आपको पहचानना है कि किसका रेजोल्यूशन अच्छा है। तो ये कोई इतना मुश्किल यानी कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है। ये तो नजर आ रहा है कि ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए ना, एरो से शो कर दिया गया है, और यहाँ ओवरलैपिंग कम है, तो इसका मतलब है कि इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, इसका रेजोल्यूशन पुअर है। तो दो वैल्यूज दिए 1 और 1.5। तो 1.5 उसका रेजोल्यूशन होगा जो अच्छा है, और 1 यकीनन उसका होगा इसका पुअर है। तो बस दोनों को हमने देखकर कंपेयर करना है। तो इसमें से ये अच्छा है, ये दूसरा वाला सीधे हाथ वाला, और उल्टे हाथ वाले का रेजोल्यूशन पुअर है। तो 1.5 इसकी वैल्यू भी 1 इसकी वैल्यू, बस इतनी सी बात थी, एक कॉन्सेप्चुअल बात थी। नंबर 5 क्वेश्चन में जो है वो आपसे पूछा गया कि एक फ्लोरोमेट्री का मेथड डिटरमाइन किया गया, और एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन नोन है, अल्फा कंपाउंड का नाम है, उसके रेप्लिकेट रंग्स ये आ गए। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए सिस्टमैटिक एरर मौजूद है कि नहीं है। तो सिस्टमैटिक एरर के फॉर्मूला भी था, दो तरीके थे उसमें से। एक तरीका ये कि आप ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें इसका एवरेज, इसका हमने एवरेज लिया। ठीक है, 0.495 एवरेज आया, एवरेज लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम। मेरे ख्याल में इसको हमने डिवाइड किया था 0.595। अच्छा, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है क्या वैल्यू थी, रूट, अच्छा टी एस ओवर रूट एन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, 0.0595 क्या है इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 0.495 इसका मीन है, और 0.0595 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिहाजा ये ट्रू वैल्यू म्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एन, एन रेप्लिकेट्स हैं, तो ये 6 रेप्लिकेट का डेटा है। तो लिहाजा इसका आंसर आया 0.2055। अब टी टेबल जो इसके लास्ट में दिया हुआ हमने वहां देखा, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 6 डेटा है ना, 6 नंबर ऑफ एप्लीकेट है। तो 5 के लिए देखा तो हमें जो वैल्यू आई वो 2.57 आई, जो कि बहुत बड़ी है टी कैलकुलेटेड से। लिहाजा जब टी कैलकुलेटेड छोटा हो टी टैबुलेटेड से, तो हम कहते हैं जी कोई सिस्टमेटिक एरर नहीं है। सिंपल सा सवाल है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सवाल दिए हुए, ये सवाल में डेटा दिया हुआ है, इसकी वजह से तो आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछा गया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, बस इसका आपने मीन निकाला, मीन को आपने इस ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.495 जो मीन था उसको 0.5 से माइनस किया, तो जो एरर आया, चाहे वो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, दोनों सूरतों में आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, ये जो एब्सोल्यूट एरर उसको डिवाइड कर दें आप ट्रू वैल्यू से, तो ये रिलेटिव एरर हो जाएगा। अगर आप परसेंट रिलेटिव एरर कर दें तो भी सही है जवाब, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1% क्या लाएगा। वेरिएंस क्या होता है कि जो आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी जो 0.0595 ये वैल्यू आई है, इस 0.0595 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये वेरिएंस हो जाएगा।
ये वेरिएंस आ जाएगी, ये स्क्वायर करने पर आ गई। ठीक है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन को डिवाइड कर दें मीन से, तो ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन आया है 0.0595, इसको मीन से यानी 0.495 से, ये जो मीन आ रहा है इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल। अगला सवाल पूछा गया कि जी इसी डेटा को हम कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करें कि इससे इसका प्रिसिशन इंप्रूव हो जाए। तो प्रिसिशन कैसे इंप्रूव हो सकता है, जब हम डेटा जो डिस्पर्स है उसको हम देखें, इसमें से कोई आउटलाइंग रिजल्ट तो नहीं है, उसको हटा देंगे, तो अगर वो आउटलायर हुआ तो रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, तो क्यू टेस्ट अप्लाई करके हम कर सकते हैं। तो अब इस पूरे डेटा को अगर हम देखें तो एवरेज टेस्ट का 0.495 आ रहा है, और जो आउटलाइन रिजल्ट लग रहा है वो 0.39 लग रहा है, ये वाला डेटा, ये आउटलाइन लग रहा है, ठीक है ना। तो लिहाजा हम इसको जो है चेक करते हैं सस्पेक्टेड वैल्यू के तौर पर। तो अब ये 0.39 सस्पेक्टेड वैल्यू हो गई, 0.495 इसका नियरेस्ट वैल्यू है, ये जो 0.49549 है, सॉरी ये 0.49, ये नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ रख देंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय रेंज। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इस डेटा में हाईएस्ट वैल्यू 0.51 है और लोएस्ट वैल्यू ऑब्वियसली 0.39 है। तो ये क्यू की वैल्यू 0.833 आ गई, और जो है क्रिटिकल वैल्यू हम टेबल में देखेंगे 95% कॉन्फिडेंस के ऊपर 6 डेटा के लिए, तो वो आ रही थी 0.625, आप देख लीजिएगा, डेटा टेबल आपके पेपर में मौजूद है। तो आउटलायर है, इसको रिजेक्ट करना होगा, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन दोबारा निकाल के बता दें कि हाँ जी इसका, वरना ना बताएं तो कुछ जरूरी नहीं है। तो ये सवाल इस तरह से हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें एक इंजेक्टेबल ड्रग के बारे में कहा गया। इसमें 2 कंपाउंड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कह लें आप उसको, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो असल दवा, वो कंपाउंड जो कि असल दवा होती है उसे कहा जाता है, आप जानते होंगे यकीनन। तो उसमें सैलिसिलिक एसिड और कैफीन 5 ml इंजेक्टेबल लिया, बात इसको अब नोट गौर से सुनिएगा। 5 ml इंजेक्टेबल लिया, उसको ट्रांसफर किया 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उस फ्लास्क का नाम एक्स रख दिया गया और उसको मेकअप कर दिया, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो है अगला 25 ml की फ्लास्क ली गई नई, और उसमें 5 ml वही दोबारा से फ्रेश सैंपल डाला गया ड्रग का, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो 0.1 ml 20 मिलीमोलर कैफीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड किया मेकअप करने से पहले, ठीक है, और उसके बाद मेकअप कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे लॉकडाउन में मेकअप का मौका मिल नहीं रहा होगा लोगों को, बहरहाल। तो अब उसके बाद जो है ये 2 मरतबा दोनों फ्लास्क मेकअप हो गई। अब इसको एचपीएलसी पे रन किया, एक डेटा दिया हुआ अगला ये कि 20 ml लूप, ये जो 20 माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर लूप जो ये डेटा दिया हुआ है ना, तो ये डेटा की कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, ये तो बस ऐसी मिसलीड करने के लिए दिया गया है, न्यूमेरिकल्स में ऐसा डेटा भी होता है। तो इस लूप के अंदर क्या किया गया कि जी पीक एरिया प्रोफाइल जो क्रोमेटोग्रामी ग्राफिक आया वो ये आ गया। अच्छा, इस टेबल में थोड़ी सी गलती थी, वो मैंने दुरुस्त कर दी, वो वैल्यूज जरा सा शफल हुई थी। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो वैल्यूज कुछ और होंगी, मैंने इसको सही किया बाद में, मैंने देखा जब सॉल्व करते हुए, और शायद जब पेपर दिया गया होगा हो सकता है उस वक्त नहीं है, गलत थी क्या थी पता नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने इसको दुरुस्त कर लिया। ये मैं दुरुस्त वाला पेपर अब इंशाल्लाह सॉल्यूशंस के साथ अपलोड कर दूंगा, ये वाला, ये भी अपलोड अभी होने वाला है, तो ये आप देख लीजिएगा सोल्यूशन इसका। तो 20 माइक्रोलीटर लूप जो है उस पर रन किया गया है इसको, ठीक है। तो लिहाजा इस 20 माइक्रोलीटर लूप पर दो रिटेंशन यानी एक्स की फ्लास्क पे रिटेंशन टाइम 4.5 पे एक पीक आई, और 6.9 पे दूसरी पीक आई, ठीक है। 4.5 पे 1469 पीक एरिया आया, और इस पर 6.9, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस पीक एरिया को हाईलाइट कर देता हूं, या इसको रेड कलर का कर देता हूं, ठीक है। और इसी तरह ये जो आया 1478, ये दूसरा रन था। अच्छा, और जब 6.9 पे जो पीक आई वो आई जनाब 2546। अब हमें नहीं पता इस वक्त कि कौन सी पीक किसकी, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ग्रीन थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क कर लेते हैं चले, या कोई और कलर ले लेते हैं ताकि आपको पक्का नजर आ सके। इसे कर देते हैं हम ब्लू। ओके, ये जरा अच्छा रंग है जी, नजर आ रहा है आपको। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जब हम सेकंड रन करने लगे सेकंड फ्लास्क को,
तो उसी 4.5 मिनट पर हमें जो पीक मिली वो 1478 रिटेंशन टाइप के साथ मिली। ठीक है, इसको भी हम दोबारा रेड कर देते हैं। ठीक, और लेकिन जो हमें 6.9 पे पीक मिली, इसका पीक एरिया तब्दील हो गया तक काफी ज्यादा, और वो हो गया आपका 3654। ठीक, अब ये जो रिटेंशन टाइम वगैरह फिर हमारा डेटा आया। अब जो सवाल पूछा गया ना वो क्या है, आइडेंटिफाई द रिटेंशन टाइम फॉर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और कैफीन। इनके लिए कौन सा रिटेंशन टाइम किसके लिए, हमें क्या पता। तो ये कैसे पता चलेगा। अब इसमें ये जो अगर आप गौर से ऊपर का जो ये पैरा पूरा, इस पैराग्राफ को अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो इसका जवाब देना बहुत आसान है। क्योंकि इसमें ये बताया गया कि फ्लास्क एक्स में सिर्फ 5 ml इंजेक्टेबल डाइल्यूट किया गया, और फ्लास्क वाई में 5 ml इंजेक्टेबल तो ही लिया गया, लेकिन 7.1 ml 20 मिलीमोलर कैफीन स्टैंडर्ड ऐड किया गया। लिहाजा जो वाई में उसकी होगा, ये बहुत करीब मिलती हुई कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, जबकि ब्लू वैल्यूज जो है इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, जब ब्लू वैल्यूज में इतना फर्क है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये कैफीन है, क्योंकि पहले कैफीन वो था जो कि सिर्फ इंजेक्टेबल में था। अब सेकंड रन में कैफीन इंजेक्टेबल प्लस जो आपने स्टैंडर्ड ऐड किया है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन मेथड भी कहते हैं, तो यहाँ ऐड कर दिया आपने। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये जो 6.9 रिटेंशन टाइम है ये कैफीन का है। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ जवाब में इसके लिख भी दी। 6.9 इज ऑफ कैफीन, 6.9 इज ऑफ कैफीन। ठीक है, ये जवाब इसका यहाँ पर आप हमने दे दिया भाई। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं आपके लिए। ठीक है जी, अच्छा जनाब, अब अगला पोर्शन ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया, अगला पोर्शन भी कर लेते हैं। अगले पोर्शन में ये जो बी पार्ट है, ये तो अब था ए का सोल्यूशन था। ठीक है, अब हम करते हैं बी का सोल्यूशन। चलिए जनाब, तो बी के सोल्यूशन में क्या कहा गया, कैलकुलेट करें कंसंट्रेशन सिर्फ कैफीन की। अब कैफीन ही है जो कि जिसका इंटरनेशनल टाइम बड़ा है। ठीक है, तो ये दरअसल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड का फॉर्मूला बन गया। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि आप, सिंपल है जिसको यूनिटरी मेथड कह लें, कि आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें क्या कहते हैं वैल्यू को। तो जो आपके पास पीक एरिया आएगा वो पीक एरिया आ जाएगा किसके लिए, फॉर 0.1 ml 20 मिलीमोलर। तो 20 मिलीमीटर, तो आप उसका तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड हमने लिया है ना, स्टैंडर्ड की जो कंसंट्रेशन क्या बनेगी इक्वेशन के अंदर। तो मैं इसको इक्वेशंस में कर देता हूँ कि हमने जो 20 मिलीमोलर लिया, तो उसको 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसका कितना लिया था जी, जरा सा ऊपर आके देखते हैं। हमने 20 का 0.1 ml लिया था, है ना, तो 0.1 ml लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसको तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, C1V1 इक्वल टू C2V2, ये मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, तो जरा सिस्टम, हम भी स्लो हो जाते हैं जब बहुत सारी चीजें चल रही हूँ। ठीक है, तो अब जो डाइल्यूट हो गया वो हो गया 25 ml में, 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, अगर आप में से कोई कैलकुलेट करे, मैं भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर ऑन करके। एक सॉफ्टवेयर ऑन करना पड़ेगा कैलकुलेटर का, तो ये मसला होता है। कैलकुलेटर, ओके, तो ये हो गया। ये मैं चाह के चले एक सवाल तो आपके सामने ही सॉल्व कर लूँ, सारे पहले से करके रखे थे, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, इसलिए ये सब रियल टाइम में करना मुश्किल है। अच्छा जी, 0.1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 25, तो ये 0.08 आया जनाब। ठीक है, तो 0.08 कंसंट्रेशन हो गई इसकी स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन के बाद। ठीक है, स्टैंडर्ड की डायरेक्शन के बाद 0.08 कंसंट्रेशन हो गई। अब क्या करें साहब, अब 0.08 कंसंट्रेशन जो है, इस पर पीक एरिया क्या आ रहा है, तो ये जो 2546 है ये पीक एरिया सिर्फ सैंपल का है, और 3654 जो है ये पीक एरिया किसकी वजह से आ रहा है, जो आपने ऊपर से ऐड किया है जनाब, क्या, स्टैंडर्ड। लिहाजा आप ये कहेंगे यहां पर कि जी
3654 माइनस 2546 इज इक्वल टू, तो ये क्या आता है जनाब, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 3654 माइनस 2546, ये 1108 आ गया। तो ये जो 1108 पीक एरिया आ रहा है इज ऑफ 0.08 मिली मोलर, सॉरी मिली मोलर, ठीक है। ये इसका है 0.08 मिली मोलर। क्या चीज थी जनाब, ये कैफीन, ठीक है। अब ये आ गया, तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड रिलेशनशिप आ रहा है, 108 पीक एरिया आ रहा है 0.08 मिलीमोलर कैफीन का। अब इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये जो 2546 है दिस इज ओनली फॉर कैफीन, ये सिर्फ कैफीन के लिए है, ठीक है। तो अब हम यूनिटरी मेथड से करेंगे कि जनाब 2546 के लिए क्या होगा, 2546 के लिए क्या होगा, तो 2546 पीक एरिया गिव्स, स्पेलिंग गलत हो गई, एरिया गिव्स व्हाट। तो अब मैं यहाँ इक्वेशन इंसर्ट कर देता हूं ताकि आप थोड़ा सा अच्छी तरह समझ सकें। इक्वेशन, अच्छा जी, तो 2546 गिव्स व्हाट, रेशियो ले लेते हैं, कम ऑन जल्दी करो भाई, ये कंप्यूटर मेरी तरह सुस्त हो गया है, बस ये आ गया जनाब। अब इक्वेशन टूल्स आ जाए अल्लाह करे। अच्छा चले मैं इधर क्लिक करता हूँ, शायद आ जाए, नहीं आ रहा है, टेबल टूल्स आ रहे हैं, डिजिटल टूल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ वन लिख देते हैं, अब शायद इक्वेशन टूल आ जाए, नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चले ये नहीं आ रहा, इसको छोड़े, दफा करें। अच्छा गिव्स क्या होगा, हम मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ। तो बात हो रही थी हमारी कि 1108 पीक एरिया आ रहा है 0.08 मिलीमोलर कैफीन का, ठीक है। तो 2546 जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लास्क में प्योरली आ रहा था, वो पीक एरिया किसका होगा, तो हम क्या करेंगे 0.08 डिवाइडेड बाय आपका 1108, ठीक है। और इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा 2546 है, 2546 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 2546 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 1108, तो ये हुआ 0.1838। तो ये 0.1838 मिली मोलर, नैनोमोलर हो गया, सॉरी मिली मोलर, ये जनाब आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है आपकी किसकी, ये आपके कहना चाहिए प्योर इंजेक्टेबल के अंदर जो डाइल्यूटेड 25 ml में डाइल्यूट हो चुका है उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा ये भी पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि आपने इंजेक्टेबल को 25 ml में डाइल्यूट किया है, तो आपको एक फैक्टर और लगाना पड़ेगा, डाइल्यूशन फैक्टर का, C1V1 C2V2 का, C1V1 C1 सॉरी C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ये फैक्टर आपको और लगाना पड़ेगा। तो इस फैक्टर के लगाने से क्या हो जाएगा, थोड़ा
सा इसको स्किप कर देते नीचे। इस फैक्टर के लगाने से क्या होगा, तो हम ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा आपको सवाल देखने के लिए कि हमने इंजेक्टेबल का 5 ml लिया है और 25 ml कप किया है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट हो गई, तो कंसंट्रेटेड क्या होगी, ठीक, हमें ये मालूम करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि क्या कंसंट्रेशन होगी, यानी C1 जो है वो C1 हमें पता करना है, C1 हमें पता करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इसका टोटल 25 ml है, और इज इक्वल टू C2 जो है अब क्या हो गई 0.1383 1838 सॉरी 1838, और मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हमने इसको, अच्छा सॉरी ये मैंने गलती कर दी है, 25 यहाँ आएगा, लेकिन मुझसे भी गलती हुई, 5 आएगा ना, क्योंकि इसका तो 5 ml लिया था, इस ओरिजिन का तो 5 ml लिया था, ठीक है। तो अब अगर हम C1 मालूम करें, यानी 0.1383 को मल्टीप्लाई करें 5 से, डिवाइड करें 25 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 5 से, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, एक एक मिनट ठहरिए, 0.1838 और मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 और 0.919, तो जनाब ये दुरुस्त जवाब है, इज इक्वल टू 0.919, ठीक है, ये मिली मोलर, ओके। तो ये जनाब हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये मैंने रफली कैलकुलेट किया, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन को गलती हुई हो, लेकिन मेरा अच्छा, ये तो बहुत ही भोंडा सा रंग हो गया, इसको हम ब्लू से हाईलाइट कर देते हैं, अच्छा नहीं हो रहा। चलिए, ये हमारा आंसर है, ओके, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर कोई गलती से ये 0.1838 भी आंसर दे दे ना ये वाला, तो ठीक है, मतलब देर से आया घर, घर देर से आया लेकिन आ तो गया घर, ठीक। तो मैं एक दफा दोहरा देता हूँ ये पूरा सिलसिला, इसको दोहरा देता हूँ कि ये जो है, ये जो है ऊपर चलते हैं जी, ये इंजेक्टेबल ड्रग एसिटाइलसैलिसिलेट की 5 ml लेके डाइल्यूट किया गया 25 ml में, फ्लास्क एक्स, फ्लास्क वाई में दोबारा 5 ml लिए, और उसमें डाइल्यूशन से पहले पहले ये 0.1 ml किसके ऐड किया गया, 20 मिलीमोलर कैफीन के स्टैंडर्ड। अब सवाल ये था पहला वाला के बताइए कि इसका रिटेंशन टाइम क्या है, तो जो पहला वाला कंपाउंड एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड वो तो बढ़ा नहीं, दोनों फ्लास्क में बराबर होना चाहिए था, तो ये जो मैंने रेड कर दिया ये दोनों फ्लास्क में बराबर बराबर ही होगा। अलबत्ता दूसरा जो है इसके अंदर ये इजाफा हो गया, इसका मतलब क्या, वो ये कैफीन है, तो सिंपल जवाब था इसका, ये तो पहला, तो इसी तरह हमने कहा 6.9 कैफीन के लिए हो गया, और 4.5 इज फॉर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब दूसरा सवाल जो है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दी हुई, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, वो ये था कि जी बताइए कि कैफीन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो कैफीन की कंसंट्रेशन हम मालूम कर सकते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किस लिए नहीं मालूम कर सकते कि इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन पता ही नहीं है, तो हम कुछ भी कर ले मालूम नहीं कर सकते, सिर्फ कैफीन ही कर सकते हैं, क्योंकि कैफीन के स्टैंडर्ड का जो अमाउंट जो ऐड किया गया वो बताया गया। तो क्योंकि वो ऐड किया गया है, मिक्सचर है, ये जो 3654 है, ये दोनों की टोटल पीक एरिया है, लिहाजा हमने क्या किया कि हमने जो है बी पार्ट में, हम पहले तो हमने इसको डाइल्यूशन करके मालूम किया कि कितनी कंसंट्रेशन बनी, 20 माइक्रो मिलीमोलर का 0.1 मोलर ऐड किया 25 ml, तो ये कंसंट्रेशन बची स्टैंडर्ड की बनी, बाकी तो सैंपल था। फिर हमने पीक एरिया सब ट्रैक किया, जो ये पीक एरिया आ रहा है, ये पीक एरिया स्टैंडर्ड सैंपल दोनों के लिए आ रहा है, और ये पीक एरिया सिर्फ सैंपल में मौजूद कैफीन का आ रहा है, सब ट्रैक करेंगे तो पीक एरिया आ जाएगा किसका, स्टैंडर्ड जो ऐड किया गया, यानी 0.08 मिलीमोलर कैफीन, ठीक है, जो डायल्यूशन के बाद बन गई थी, ठीक। अब इसके बाद हमने इसी को यूनिटरी मेथड से किया, यानी इस 110 को यहाँ लाके डिवाइड कर दिया, और दोनों साइड 246 यानी जो कि पीक एरिया है सैंपल का उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें रिजल्ट मिल गया 0.183 है, ठीक है। अब ये तो था फ्लास्क में 25 ml की, तो इंजेक्टेबल में कितना होगा, तो बस डायल्यूशन फैक्टर लगाया, C1V1 C2V2 अप्लाई किया, और हमें ये 0.9 जो है, ये को टेक्निकली ऐसे लिखना चाहिए, सी, चलिए जी हमारी बिजली भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, C1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
तो ये हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की गई 20,000 नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, उन्हें एस्टिमेट किया गया फॉर एसिटामाइनोफिन कैफीन। अच्छा, एक बात और चलते चलते बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो भी किया हमने 8, इसमें कोई खास क्रोमेटोग्राफी तो नहीं है। अगर आप कहें लगता है तो ये सवाल क्रोमेटोग्राफी का या एचपीएलसी का, लेकिन इसमें कोई क्रोमेटोग्राफिक कैलकुलेशन हमने अब तक की नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात है, या सिंपल यूनिटरी मेथड से हमने कंसंट्रेशन निकाली है, वो भी सब ट्रैक करके। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हम जो है वो ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट द हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। तो ये कैसे पता चले, ये भी सॉल्व कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, तो मैं जरा इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब हम करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल ए। अब उसमें ए में क्या कह रहे हैं कि हाइट इक्विवेलेंट टू वर्टिकल प्लेट मालूम करो। तो हमें पता है कि एच, सॉरी, एच इज इक्वल टू एल अपॉन एन। ठीक, ये एल अपॉन एन है एच। तो एच मालूम करना है। लेंथ जो दी हुई है हमें, वो यहाँ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये रही। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और लेंथ और एन जो है वो ये दिया हुआ, तो कुछ भी नहीं है भाई, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 20,000। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20,000। यानी इसका जवाब आ जाएगा क्या, इसका जवाब क्या आ जाएगा, चले मैं निकाल ही लेता हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ गया आपका जवाब 0.005, यानी 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये जनाब आपकी एच आ गया, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है, अब बी पोर्शन, हाफ पीक विड्थ मालूम करें दोनों के लिए। तो हाफ पीक विड्थ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला आपको दिया जाता गया है, मेरे ख्याल में हमारे पास वो फॉर्मूला मौजूद है। मैं एक मिनट कहीं से कॉपी करके आपको शो करता हूँ। जो हमारे पास हाफ पीक विड्थ का फॉर्मूला है ना, जस्ट वेट। जी, हाफ पीक विड्थ का फॉर्मूला ये रहा। दो फॉर्मूले थे, एक 16 के साथ था, एक 5.54 के साथ था। तो हम ये ऊपर एक जगह टाइप है, एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं। जैसा वेट करें जरा सा, मैं इसको कॉपी कर पाऊँ, नहीं हो रहा कॉपी। चलिए मैं इसको टाइप कर देता हूँ। 5.540 हाफ। जरा सा वेट कीजिएगा, मैं इसको अभी कर देता हूँ आपके लिए इंशाल्लाह। पेंट फाइल में जाके ना इसकी इमेज बना देता हूँ, कॉपी नहीं हो रहा असल में, पीडीएफ में है ना, तो मैं इसको, जी, ये पेंट फाइल मैंने खोली। अच्छा जी, ये फाइल खुल गई है। अब जी जनाब, ये मेरे पास अब आ गया है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ फॉर्मूले को, इमेज बना रहा हूँ इसकी मैं, ताकि आपको दिखा दें। मेरे ख्याल में मैं टाइप ही कर लेता तो आसानी हो जाती, लेकिन चले, अब मैंने काम कर ही लिया, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अच्छा जी, चलिए जनाब, आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। जी, जी जनाब, मैं हाजिर हो गया। ये इमेज फाइल है जो यहाँ पे, ये देखेंगे, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम
इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी अब दो रिटेंशन टाइम है ना हमारे पास, ठीक है, एक है 8 और एक है 12। तो 8 वाले का हाफ फिट अलग होगी, 12 की अलग होगी। थ्योरेटिकल पीरियड 20,000 है, तो 20,000 थ्योरेटिकल पीरियड रख देंगे और टी रख देंगे हम यहाँ पर 8, तो लिहाजा डब्ल्यू हाफ निकल आएगा। दूसरे वाले के लिए दोबारा करना पड़ेगा, फिर 20,000 थ्योरेटिकल पीरियड रखेंगे और डब्ल्यू हाफ की वैल्यू निकालनी है, और टी की वैल्यू अब क्या रख देंगे, 12 मिनट। ये जो 12 मिनट है ना, ये 12 मिनट, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट उसका। ठीक, तो ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह इसको, मेरा नहीं ख्याल कि मैं बताऊं आपको। ठीक, अब हम सी पार्ट पर आते हैं। रेजोल्यूशन भी हमने मालूम की थी, और रेजोल्यूशन के लिए हमें दोनों की विड्थ चाहिए होती थी और दोनों के रिटेंशन टाइम चाहिए होते थे। तो इसका फॉर्मूला आपकी उसमें मौजूद है, क्या कहते हैं, ड्राइव पर जो लेक्चर आपको दिया गया है। जी, करके रखना चाहिए था, वो मैं कर नहीं पाया, इस वजह से वो देर हो रही है, हम सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा काम। जी जनाब, इसमें हमें आपकी क्लासरूम पे मैं चला गया हूँ, वहीं से लेक्चर्स में से रेजोल्यूशंस निकाल लेते हैं। ये फोर्थ लेक्चर में दिया हुआ है ये सारा मामला आपको, फोर्थ लेक्चर दिया ना, उसके अंदर ये सारा मामला आपके सामने है। तो रेजोल्यूशन का भी फॉर्मूला सी में मौजूद होगा, और मैं आपको उसमें से कैलकुलेट, मुझे असल में फॉर्मूले याद नहीं रहते, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। जी जनाब। जी जनाब, अभी ज़रा सा आप वेट कर लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ। थ्योरेटिकल प्लेट्स का फॉर्मूला तो मिल गया जनाब, और पीक सिमेट्री का भी आ गया, और ये रेजोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको मैं फिर जाके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, कॉपी भी हो गया, और इसको मैं क्रॉप करके आपको शो कर देता हूँ। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कोई इसमें ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। फिर भी आपको बता देते हैं, सोल्यूशन इसका हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। जी जनाब, अब मैं ये फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ, ये है, ये आपकी प्रेजेंटेशन में से कॉपी किया है। रेजोल्यूशन क्या है, दोनों टी रखने होंगे, और दोनों की डब्ल्यू बी हाफ पता हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू बी आ जाए, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला हाफ वेट के लिए भी मौजूद है, दोनों में, दोनों डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला भी ले सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला। ठीक, तो ये सी पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। ये कहा जा रहा है पीक रेंज दैट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पीक। अब ये सिमेट्री के लिए फॉर्मूला है, 7.75 टू 8.85, ये पीक का रेंज दिया हुआ है विड्थ के लिए। ठीक है, अच्छा, विड्थ हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पीक विड्थ ना यहीं से निकालेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली पीक की विड्थ आ जाएगी, यानी WB2 आ जाएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी पीक की विड्थ आ जाएगी, WB1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम डाल सकते हैं बी सी पार्ट के लिए। अब हम यहाँ पर T2 और T1 रखेंगे और रेजोल्यूशन निकालेंगे, दैट्स इट। यानी 8.25 माइनस 7.75 WB1 कह लें आप, और 12.4 माइनस 11.8, ये WB1 हो गया, और T2 T1 आपको यहाँ दिए हुए हैं ऊपर। ठीक है, यानी 8 T1 है और 12 T2 है, बस रेजोल्यूशन भी आपको पता चल जाएगी, और डी पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डी पार्ट में आपको क्या करना है, डी पार्ट में सिमेट्री फैक्टर है, सिमेट्री फैक्टर रेशो है खाली। ठीक है, तो रेशो में आपको इनके रेशो लेने होंगे, ए और बी के रेशो लेने पड़ेंगे, तो ये रेशो रख के आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक, तो मैं इसका पूरा सॉल्व करके, अभी टाइम इतना नहीं है, वक्त निकलता जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको आपको इस तरह
पूरा सोल्यूशन करके आपको इंशाल्लाह कल या परसों तक इसको अपलोड, इसी सवाल को जो हमने डिस्कस किया अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बजाय इसके कि कि हम प्रेजेंटेशन ही अपलोड करें, आपको जो है इसको पूरा अपलोड कर देंगे। ठीक, तो अब आप लोग कुछ सवालात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अब आपका मौका है। काफी वक्त मैंने ले लिया जी। अपना माइक पहले अनम्यूट कीजिएगा और फिर सवाल पूछिएगा, बारी बारी पूछ लें, एक दूसरे का ख्याल रख लें। अगर वैसे नहीं तो चैट में पूछ लें। मैं इस सोल्यूशन का सोल्यूशन पेपर भी जो आपके सामने था अपलोड कर दूंगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ वीडियो बना के दे दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, अगर किसी इसी सवाल को दोहराने को कह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 भी है, अच्छा मैंने देखा नहीं, एक मिनट में देखता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ रह गया भाई। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ओ सॉरी, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 10 है साहब, आई एम सॉरी। तो इसको मैं शेयर करना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 तो देखा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं, ये मैं शेयर करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जी, अब आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी इंशाल्लाह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो सवाल दिया गया है, यूज द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम ऑफ कंपाउंड एबीसी इफ स्टैंडर्ड मिक्सचर ऑफ 10 ppm ईच, ए एंड बी एंड सी, तीनों का 10 ppm स्टैंडर्ड। ठीक है, और इनके यहाँ अब ये क्रोमेटोग्राम आ रहा है, जो पहला क्रोमेटोग्राम है ये स्टैंडर्ड मिक्सचर का है, और दूसरा वाला सीधे हाथ वाला सैंपल का है, लिखा हुआ भी है, दिस इज फॉर सैंपल और दिस इज फॉर स्टैंडर्ड। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि नंबर ए कैलकुलेट करो क्या जनाब कंसंट्रेशन। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं ताकि हम सॉल्व करें तो सवाल हमें नजर आता रहे। ये ओके, अब नीचे चले जाते हैं, गुड। अच्छा जी, तो अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग साथ होंगे तो इंशाल्लाह जरूर सॉल्व हो जाएगा, वरना मैं तो निकम्मा आदमी हूँ। अच्छा सॉल्व कर दिया था मैंने, ओए ओए हाँ, मैंने कुछ एक दो सवाल अनसॉल्व छोड़े थे, ये मैंने सॉल्व कर दिया था ताकि आप लोगों को का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ए में के पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कंसिडरेशन ऑफ पीपीएम ऑफ ए बी सी इन सैंपल, और बी में पूछ रहे हैं कि व्हाई मोर पीक्स आर ऑब्टेन इन सैंपल क्रोमेटोग्राम देन स्टैंडर्ड। क्या मतलब कि इसमें 3 पीक्स आ रही हैं और इसमें 4 पीक्स आ रही हैं, तो ये ज्यादा क्यों आ रही हैं, इसका भी जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो अब पहले सवाल का जवाब में स्टैंडर्ड ए हमने लिया, तो 10 ppm है और इसका पीक एरिया क्या है, तो यहाँ पे ए लेबल किया हुआ है कि ए का पीक एरिया ये है 2456, तो हमने ये ले लिया 2456। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मिल गया। अब सैंपल में इसी जगह पर जो पीक आ रही है वो ये है 2987, और ये पीक सैंपल में मौजूद एक कंपाउंड की है, तो लिहाजा 2987 के लिए क्या होगा, तो हमने 2987 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 2456 से वहां जाके डिवाइड करते हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बहुत आसान है। अगर आप इस काबिल हैं कि दुकानदार के पास जाएं कि भाई अंडे क्या हिसाब है, वो कहें कि जी जो है अंडे 120 रुपए दर्जन है, अगर अच्छा भाई तो 2 अंडे दे दें, तो कितने के होंगे, तो यहाँ आप दुकानदार से पूछेंगे तो ये वो आपको बड़े हैरान होकर देखेगा, शक करेगा आप पे कि लिबास तो पहना हुआ पढ़े लिखों का, लेकिन बात पता नहीं कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मी लोगों की बात कर रहे हैं जी। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इंशाल्लाह आप सब कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। जवाब जब आपको अंडे के रेट बता दी जाए कि अच्छा भाई बताओ एक दर्जन अंडे कितने के हैं, वो कहते हैं 120 रुपए के, तो 2.5 अंडे कितने का होगा, 3.5 अंडे कितने के होंगे, तो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 12.16 ppm। बिल्कुल इसी तरह स्टैंडर्ड बी, अब स्टैंडर्ड बी को पहचानने के लिए क्या किया गया जी, बी जो पीक जहां आ रही है 6 पॉइंट समथिंग पर, तो वहां पर ये 2254 की पीक आ रही है, तो इन्होंने बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी किया। इसको दोहराना आप लोगों को यानी सूरज को चराग दिखलाने के मुतरादिफ, इसलिए मैं ये नहीं करता, आप सॉल्व हुआ हुआ देख लीजिएगा। इसी तरह सी के साथ ये काम किया गया। ठीक है, बिल्कुल सी के साथ भी ये काम किया गया और इससे ये रिजल्ट आ गया। तो अब दूसरा पोर्शन देख लेते हैं। ये जो पीक है 2987 पीक एरिया वाली, ये तो है ए की। 2254 वाली पीक जो है ये है बी की, और 2112 की पीक है वो सी की। कैसे पता चला, स्टैंडर्ड के क्रोमेटोग्राम को देखकर पता चला। ये जो 1001 पीक आ रही है, ये पीक इजाफी। अब ये पूछा है कि ज्यादा पीक्स क्यों आ रही है, तो भाई सैंपल है, सैंपल में तो पता नहीं क्या क्या होता है, बाद मरतबा आप एक कंपाउंड देख रहे होते हैं और बीसीओ पीक आ रही होती है, तो बीसीओ पीक में से
एक पीक काम की है, बाकी पीक हमारे काम की नहीं होती। तो ये सैंपल है, और सैंपल में और भी चीजें होती हैं और इस पीक में हमारा इंटरेस्ट नहीं है मालूम करना क्वांटिटेटिवली, लिहाजा सैंपल के अंदर इजाफी कंपाउंड भी होते हैं, उसकी पीक आ रही है। बस इतनी सी बात किसी भी तरह से लिख दें, अंग्रेजी में लिख दें, उर्दू में लिख दें, इशारे में लिख दें, किनाया में लिख दें, किसी में भी लिख दें, तो इंशाल्लाह ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलें जनाब, सवाल नंबर 10 भी हो गया। अब हम आते हैं आपकी तरफ दोबारा, और मैं अपना कैमरा भी ऑन कर देता हूँ कि आप लोग मेरी जियारत कर लें।